आज सरजान की मेहंदी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया था ना, किसी से कोई बात कर रही थी। वो उसने उसने मेहरजान जो भी कॉल करने की कोशिश की थी, मगर वो उसकी कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। सरजान समझ चुकी थी कि इतने साल बाद अपने बेटे से मिलने की वजह से वो मसरूफ होगी। इसके लिए वो उनसे नाराज नहीं थी, मगर वो अपना इतना तस्लीम कर चुकी थी कि अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात में वो बिल्कुल अकेली थी। उसे संभालने, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही भाभी की बुलाई गई लड़कियां उसे मेहंदी लगा कर गई थी। यहाँ मेहंदी और हल्दी का फंक्शन दिन में ही कर दिया था जाता था। ज्यादा हुल्ला गुल्ला और नाच गाने की इजाजत किसी को ना थी। अभी कुछ देर पहले ही उसके ससुराल वालियां मेहंदी और हल्दी की रस्म करके उसे मायूं का सूट पहना कर गई थी। इस वक्त वो मायूं के जर्द जोड़े में बिल्कुल फूलों की ज्वेलरी पहने उदास और सोगवार सी बेहद हसीन लग रही थी। उसका ये सोगवार हुस्न देखने वालों पे कयामत ढाने के लिए काफी था। उसकी नाम में चमकती नथ भी इस वक्त उदास सी थी। उसकी शर्ट की स्लीव्स कहनियों तक फोल्ड की गई थी, क्योंकि मेहंदी से उसके हाथों को एंड तक भर दिया गया था। ट्राउजर को भी टखनों से ऊपर तक फोल्ड किए मेहंदी लगने से बचाया गया था। उसकी दूधिया पिंडलियों पर सजी मेहंदी उसके सरापे की दिलकशी को चार चांद लगा रही थी। वो बेड पर तकिए के सहारे बैठी सर बेड ग्राउंड से टकराए आंखें मूंदी हुई थी, जब अचानक कमरे में उसे किसी की आहट की आवाज महसूस हुई। उसने झट से आंखें खोली थी, मगर पूरे कमरे में नजर दौड़ाने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। सरचान उससे अपना वहम समझती वापस से आंखें मूंद गई थी। इस वक्त वो बहुत ज्यादा जहनी टेंशन का शिकार थी। जरजान को वापस अपने मुराकबे में जाता देख दिलशेर खिड़की से अंदर दाखिल होता उसे एहतियात से बंद कर गया था। पहली आवाज खिड़की का लॉक तोड़ने की ही थी, जिसे जरजान अपना वहम समझ रही थी। दिलशेर बेड से कुछ फासले पर खड़ा होता उसके सहाने रूप को पुरशौक निगाहों से देखने लगा था। जो जर्द जोड़े और फूलों की दिलफरेब खुशबू से महकती उसे कोई अप्सरा मालूम हुई, तो वो यकटिक बेखुद सा उनकी मलका को तके गया था, जो इस वक्त किसी और के नाम की मेहंदी लगाए किसी और की मायूं की दुल्हन बने बैठी थी। वो एक जमाने में उसकी मोहब्बत इतनी आसानी से इस लड़की को भला कैसे और का होते देख सकता था। वो जरजान, जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, गहरी पुरतपश निगाहें महसूस करते अचानक से घबरा कर आंखें खोलती। उसने सामने खड़े दिलशेर को देखा था। जरजान को लगा था ये उसका वहम है। पिछले इतने दिनों से वो शख्स पूरी तरह उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो उसे हर जगह दिखाई देने लगा था। वो सुबह से उसे कई बार अपने आसपास महसूस कर चुकी थी। इस वक्त भी उसे दिलशेर अपना वहम ही लगा था। उसने अपनी भीगती आंखों को बंद करते वापस पहले वाली पोजीशन इख्तियार की थी, जबकि दिलशेर उसके इसी रिएक्शन पर पहले शदीद हैरान हुआ था। फिर अपनी इस दीवाने की कंडीशन समझते वो धीरे से मुस्कुराया था। वो इस हसीन दोशीज़ा से कुछ फासले बरकरार रखते उसके करीब बेड पर आन बैठा था। जरजान की मेहंदी का डिजाइन उसकी आंखों के सामने था, मगर वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ये मेहंदी उसके नाम से खाली थी। दिलशेर ने अपनी पॉकेट से मेहंदी का कोन निकालते जरजान का हाथ थामा था। उसका लम्स महसूस करते जरजान ने करंट खाते पट से आंखें खोल दी थी, जब सामने बैठे दिलशेर को देख उसके मुंह से बेसाख्ता चीख बरामद होने वाली थी, जब दिलशेर ने अपनी मजबूत हथेली उसकी नाजुक पंखुड़ियों पर जमाते उसकी चीख का गला घोंटा था। अनायशा ने जो किया है उसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा उसे। हमारी बेटी होकर उसने जो हमारी इस दुश्मन का साथ दिया। मेनाज, क्या यही तरबियत थी तुमने अपनी बेटी की, जिसे ये नहीं पता कि उसका दुश्मन कौन है और अपना कौन? उसकी अकल तब ही आएगी जब वो सरदार और उसकी हवेली वाले धक्के मारकर उसे वहां से निकालेंगी। फहीम खान का बस नहीं चल रहा था कि वो वापस जदोई हवेली जाकर अपनी भांजी का गला दबाए।
जिसने उन्हें इतने लोगों के सामने बेइज्जत करके रख दिया था। अपने शौहर का साथ देते उनके खोदे गए गड्ढे में उन्हें ही धकेल दिया था। वहां तो सरदार जकवान जतोई के सामने वो अनायशा को एक आंख उठाकर गुस्से की नजर से भी नहीं देख पाए थे। जो बात देखते महनाज बेगम के दिल में सुकून सा उतर गया था। उनका वो इत्मीनान अभी भी उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। वो माँ थी। अनायशा के लहजे में जकवान जतोई के लिए दिखाई देने वाली मोहब्बत एक ही नज़र में पहचान गई थी, और ये भी कि जकवान जतोई उसे ज्यादा महफूज बनागा उनकी बेटी के लिए कोई भी नहीं हो सकती थी, शायद वो खुद भी नहीं। और अब अनायशा की जानिब से मुतमईन हो चुकी थी। उन्हें अपना दामाद बहुत अच्छा लगा था, जिसे इतना टाइम से वो जुटलाती आई थी, मगर अब उन्हें अपनी इसी सोच पर पछतावा हो रहा था। वो बस अब एक बार अनायशा से मिलकर उसे उसकी गलत सोचों को बदलना चाहती थी। उन्हें बताना चाहती थी कि मिल के ज़कवान जतोई उसके लिए सबसे बेस्ट है। बाबा साईं, हम ज़कवान जतोई का सर झुका नहीं पाए, मगर वो सर काट तो सकते हैं ना। ज़कवान जतोई एक अकेला ही ताकतवर है उस हवेली और कबीले में। अगर उसे ही खत्म कर दिया जाए तो वो सब टूट जाएंगी और हम मजीद ताकतवर। ज़कवान जतोई के बाद उस कबीले में कोई ऐसा नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। उसके बाद अनायशा तो वैसे भी हमारे पास आ ही जाएगी। वैसे पुप्पो, आपकी बेटी के हुस्न के बहुत चर्चे सुने हैं ज़कवान जतोई के होते हुए, तो उसे देखने का इत्तेफाक ना हो पाएगा। मगर शायद उसके बाद तो हमारी कजिन ने इसी हवेली में आना है। जाबिर खान की ज़कवान को कत्ल करने वाली बात सुनकर महनाज बेगम को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ, और उसकी अगली की जाने वाली बात पर महनाज बेगम का दिल चाहा था वो अपनी बेटी के हवाले से अपने भतीजे की ये बुरी नीयत देखकर खुद ही उसके सीने में गोलियां उतार दे। हम्म, जाबिर, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। ज़कवान जतोई के साथ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे उसे हराना बहुत मुश्किल काम है, मगर उसे मारना भी आसान बिल्कुल नहीं है। उसका वो खास आदमी दिलशेर उससे कम बिल्कुल भी नहीं है। वो हमें कभी भी ज़कवान को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। हमें उन दोनों को ही एक साथ खत्म करना होगा। उन दोनों में से एक भी बचना नहीं चाहिए। तभी हमारा काम आसान होगा। फ़हीम खान को अपने बेटे की बात बिल्कुल ठीक लगी थी, जबकि महनाज बेगम वहां बैठी अपने भाइयों और भतीजों की प्लानिंग सुनती पहलू बदलने के सिवा कुछ नहीं कर पाई थी। उन्हें अब किसी भी हाल में ज़कवान जतोई या दिलशेर तक उन लोगों की साजिश पहुंच की खबर पहुंचानी थी। उसी लम्हे जाबिर का फोन बजा था। महनाज बेगम, जो वहां से उठने ही का इरादा रखती थी, वापस वहीं टिक गई थी। मगर जाबिर खान ने फोन रखते ही जो बात कही थी, उसने महनाज बेगम के हाथ पैर फुला दिए थे। हमें जो भी करना है कल के दिन ही करना है। कल सुबह ज़कवान जतोई और दिलशेर ने एक साथ किसी बहुत अहम काम के लिए शहर के लिए निकलना है। मेरे बहुत खास आदमी ने मखबरी की है। आप अपने आदमियों को तैयार करें बाबा साईं। ज़कवान जतोई और दिलशेर को मारने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कोई सरदार ज़कवान जतोई को मारने की प्लानिंग भी कर सकता है। जाबिर की बात सुनकर फ़हीम खान की आंखें चमक उठी थी। महनाज बेगम को अपनी भाइयों की ऐसी साजिश का इल्म था, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वो लोग इस हद तक गिर चुके होंगे कि लालच की खातिर किसी की जान लेने पर तुल जाते होंगे। वो उन लोगों के उठते ही अपने रूम की जानिब भागी थी। दरवाज़ा लॉक करते हुए उन्होंने ज़कवान का नंबर डायल किया था, मगर मुसलसल कई बार कोशिशों के बाद भी ज़कवान की जानिब से कॉल पिक नहीं की गई थी। ज़कवान के बाद उन्होंने आयशा का नंबर भी डायल किया, मगर उसका नंबर भी बंद देख महनाज बेगम की परेशानी कई गुना बढ़ गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि खुद ही उड़कर वहां पहुंच जाए और ज़कवान जतोई को इसके सर पर मुंडलाते इस खतरे से बचा ले। जरजान ने सर दाएं बाएं मारते उसकी गिरफ्त से अपना मुंह छुड़वाना चाहा था, मगर दिलशेर अपना हाथ नहीं हटाया मगर दिलशेर ने अपना हाथ नहीं हटाया। दाएं हथेली से कौन पकड़े उसके दाहिने हाथ पर अपना नाम लिख लिख गया था। जरजान ने हाथ पीछे करने की कोशिश की थी, मगर दिलशेर की धमकी पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी। हाथ एक जगह रखो, अगर जरा सा भी हिलाया तो तुम्हारे हाथों और पैरों की सारी मेहंदी मैंने खराब कर देनी है। दिलशेर उसके चेहरे पर
लहराती लट को फूंक मार कर पीछे करता जरजान का दिल लरजा गया था। वो नहीं देख पाई थी कि दिलशेर ने कहाँ नाम लिखा है। वो अपने होठों से उसका हाथ हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर दिलशेर अपना काम करता उसके दोनों हाथों पर अपना नाम लिख चुका था। उसने इतनी महारत से अपना काम कर दिखाया कि जरजान कुछ समझ नहीं पाई थी। चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हें यहीं से मेरे साथ रुखसत कर देंगे। दिलशेर उसके मुंह से हाथ हटाते उसे वार्न करना नहीं भूला था, जबकि जरजान ने गहरे गहरे सांस लेते अपनी रुकी रुकी सांसें बहाल की थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की और ये घटिया हरकत करने की। जरजान उसे खूंखार नजरों से देखती बिना मेहंदी की परवाह किए उस पर चपने ही वाली थी, जब दिलशेर ने उसके दोनों बाजुओं को कोहनियों के ऊपर से थामा। उसकी मेहंदी खराब होने से महफूज रखा था। अब ये मेहंदी मेरे नाम की बन चुकी है। अब ये किसी कीमत पर खराब नहीं होनी चाहिए। दिलशेर उसका चेहरा अपने करीब लाता धमकी दे गया था, जबकि उसका अंदाज जरजान का दिल दहलाने के लिए काफी था। क्या मतलब? तुम्हारे नाम की मेहंदी क्यों? ये मेहंदी मेरे होने वाले शौहर के नाम की है। तुम मेरे कुछ नहीं लगते, क्यों आए हो तुम यहाँ आखिर? आखिरी बात कहते जरजान की आंखें बिल्कुल नम हो चुकी थी। कभी मेरी मोहब्बत भी रही हो तुम, तो सोचा एक बार तुम्हें इस रूप में देख आऊं। बाद में पता नहीं जिंदगी मोहलत दे ना दे। दिलशेर की बात पर जरजान का दिल तड़प उठा था। ये शख्स आखिर हर बार अपने मरने की बातें करके उसे अजियत क्यों देता था? तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैंने जिंदगी में जो खोना था वो खो चुकी हूँ। अब मजीद किसी बात का खौफ नहीं रहा। इसीलिए इस बार मेरी इस धमकी को जरजान अभी मजीद बोल रही थी, जब दिलशेर आगे बढ़ा और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाता उसके रूम की टेरेस की जानिब बढ़ गया था। जरजान की आंखें खौफ के मारे बाहर कुआने की थी। बाहर गेट पर और हवेली के चारों जानिब बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे। जरजान को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो इस सरपिरे इंसान ये सरपिरा इंसान उससे चाहता क्या है। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ तुम, जितना मर्जी चिल्लाना है चिल्लाओ। यहाँ से आवाज क्लियरली तुम्हारे सब घर वालों तक जाएगी। दिलशेर उसे यूं गोद में उठाए टेरेस की रेलिंग के पास आन खड़ा हुआ था। जरजान ने चेहरा मोड़ कर दिलशेर की जानिब देखा था, जो उसके इंतहाई करीब था। दोनों की नजरें मिली थी। जरजान को अपना दिल बुरी तरह धड़कता हुआ मालूम हुआ। तुम क्यों कर रही हो ये सब? बहुत जब्त के बाद भी जरजान की आंखों से आंसू बह निकले थे। इतनी आसानी से किसी और का होने दूं तुम्हें? दिलशेर ने उसे नीचे उतारता उंगली के पूरों से उसके आंसू चुन गया था, जबकि उसके बाद पर जरजान का मुंह हुनों की तरह खुले का खुला रह गया था। इस लम्हे वो दिलशेर को इतनी हसीन लगी थी कि वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रख पाया था। मेहंदी और फूलों की खुशबू से महकती वो हसीन दोशीज़ा इस वक्त उसकी दस्तरस में थी। दिलशेर झुका था और उसकी महक अपनी सांसों के रास्ते दिल में उतारता चला गया। जरजान उसके एकदम करीब आने की वजह से घबराकर पीछे हुई, जब उसकी नज़र पोर्च में रुकती गाड़ी और वहां से निकलते शख्स पर पड़ी, जिसकी तस्वीर भाभी ने उसे उसका होने वाला दूल्हा कहकर दिखाई दिखाई थी। बारात तो कल थी, फिर ये यहाँ क्यों आ रहा है आज? जरजान का दिल खौफ से लरस था, मगर वो खौफ सामने खड़े शख्स के खौफ से बहुत कम था। वो उसी जानिब देख रही थी जब दिलशेर को उसकी ये हरकत बहुत ही नागवार गुजरी थी। उसने जरजान का चेहरा दोनों हथेलियों की गिरफ्त में कैद करती अपने चेहरे के इंतहाई करीब किया था। जरजान ने आंखें सुकेड़ थी, खौफ के आलम में उसकी जानिब देखा था। ये शख्स क्या करने वाला था? जब दिलशेर उसके गुलाबी गाल के साथ बढ़ती शेव को मसलता, जरजान के गालों को लाल करता उन्हें झुलसा गया था। उनकी चुभन से जरजान कसमसाती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी थी। इस शदीद जलन को महसूस उसे शदीद जलन महसूस हुई थी पूरे चेहरे पर। ये उस जलन का जवाब है जो मेरे सामने खड़े होकर तुम उस शख्स को देखकर मेरे दिल को जलाया है। सोचो, अगर तुम किसी और की हो गई तो मेरे हाथों कौन कौन जल सकता है? अभी भी एक दिन का वक्त है, सोच समझ कर इस शादी का फैसला करना। दिलशेर उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता वापस पलटा था। क्या चाहते हो तुम? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मुझे छोड़ चुके हो। जरजान
को इस वक्त दिलशेर पर बेइंतहा गुस्सा आया था, जानता हूँ, मगर तुम नहीं जानती कि मुझे अपनी छोड़ी हुई चीजों पर भी किसी का अक्स बर्दाश्त नहीं है, और तुम तो मेरी साबिका मोहब्बत हो। तुम पर किसी और की निगाह भला कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। दिलशेर उसे देखता वहां से निकलता चला गया था। क्या एक बार उसे अजियत देकर इस शख्स के दिल नहीं भरा था, जो उस पर एक नया सितम ढाने वाला था। जरजान आंसुओं में भीगी वहीं बैठती चली गई थी। अनाशा की सुबह से दिलशेर से कोई बात नहीं हुई थी। अनायशा की सुबह से ज़कवान से कोई बात नहीं हुई थी और ना ही आमना सामना हुआ था। वो मगरिब के बाद रूम से निकल आई थी। पूरा दिन रूम में बैठ बैठ कर वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, मगर बाहर आकर उसे हर जानिब गैर मामूली सी खामोशी महसूस हुई थी। क्या हो रहा है ये आज? हैरत अंगेज तौर पर इस हवेली में इतनी खामोशी का राज क्यों है? अनायशा सीढ़ियों के पास खड़ी मुलाजमीन के करीब आती मुलाजमीन को मुखातिब करते बोली थी, जो इस वक्त सर झुकाए खड़ी काफी खौफजदा सी लग रही थी। ये कोई आम खामोशी नहीं है भाभी साईं। उसे हमारी हवेली में तूफान से पहले वाली खामोशी तस्वुर किया जाता है। गजाला वहां आती अपनी राय का इजहार किए बिना नहीं रह पाई थी, मगर अंदाज उसका भी काफी तशवीश ज़दा सा था। क्या मतलब? क्या कुछ हुआ है हवेली में? अनायशा अभी इतना ही बोल पाई थी कि हाल कमरे से सुनाई देने वाली जकवान जतोई की गुस्से भरी धाड़ और उसकी साथ ही किसी के गिरने की आवाज पर अनायशा का दिल हौल उठा था। ये कोई आम खामोशी नहीं है भाभी साईं। ये क्या हुआ है? अनायशा इतनी शदीद आवाज पर दिल पर हाथ रखती घबरा कर बोली थी, लगता है सरदार साईं ने असजद साईं पर हाथ उठाया है। गजाला फिक्रमंदी से उस जानिब दौड़ी थी, मगर क्यों? शबनम, क्या हो रहा है अंदर? अनायशा ने इतनी गुस्सीली और ऊंची आवाज जकवान की आज तक नहीं सुनी थी। उसका अपना दिल खौफ से भर गया था। न जाने किसने इस जख्मी शेर को फिर से ललकार दिया था। सुबह तो वो उसके पास से बहुत अच्छे मूड में गया था। सरदारनी साईं, गजब हो गया है। असजद साईं मुखालिफिन की बेटी को घर से भगा कर ले आए हैं। सरदार साईं ऐसी हरकत करने वालों को बहुत सख्त सजा देते हैं। अब पता नहीं इन दोनों का क्या करते हैं। सब लोग बहुत परेशान है। सरदार साईं बहुत गुस्से में, और इतने गुस्से में कि उनकी सुनाई जाने वाली सजा हमेशा बहुत ही खतर दर्दनाक होती है। शबनम रोते रोते उसे सारी कहानी सुनाने लगी थी, जो सुनती अनायशा भी परेशान हुई थी। असजद क्यों भगा कर लाया है उसे? क्या सिर्फ दुश्मनी की वजह से? अनायशा को इस बात पर यकीन करने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी कि इस हवेली के मर्द मोहब्बत भी कर सकते हैं। जी, वो इसलिए कि वो शहर बानो बीबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो दुश्मनी की वजह से वैसे तो किसी पर उन दोनों की शादी नहीं हो पानी थी, तो उन दोनों ने ये संगीन कदम उठाया। असजद साईं सरदार साईं की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहते थे, मगर शहर बानो बीबी के घर वाले उनकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में सरदार साईं से पूछे बगैर ये सब कर दिया था। शबनम हमेशा की तरह हर बात से वाकिफ थी और अनायशा को सारी इत्तला देती चली गई थी। तो तुम्हारे सरदार साईं को चाहिए ना उन्हें सपोर्ट करे। ये क्या बात हुई कि सजा देने वाली? ये सरदार बिल्कुल साइको है, ना खुद मोहब्बत करनी है ना किसी और को करने देनी है। मैं भी देखती हूँ कैसे अलग करता है सरदार इन दोनों को। अनायशा पूरे अज़म के साथ हाल वाले कमरे में की जानिब बढ़ गई थी। सरदारनी साईं अभी मत जाए और उन्हें कुछ मत कहे। सरदारनी साईं इस वक्त सरदार साईं इस वक्त बहुत गुस्से में है। शबनम अपनी सरफिरी सरदारनी को एक्शन में आता देख उसे रोकते ही रह गई, मगर अनायशा उसकी एक भी सुने बगैर अंदर दाखिल हो चुकी थी। मगर सामने का मंजर देख एक बार उसका दिल भी खौफजदा हुआ था। जागवान गुस्से से भपरा अपने सामने सर झुकाए खड़े असजद पर धाड़ रहा था। असजद इस हवेली की तमाम अफराद परेशानी से एक जानिब खड़ी थी, जबकि शहर बानो एक जानिब मुलाजमीन के बीच डरी सहमी खड़ी थी। साईं, मैं जानता हूँ मैं कसूरवार हूँ, मगर मुझ मगर मुझे मेरे कसूर की इतनी बड़ी सजा मत दे। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ शहर बानो से, उसके बगैर नहीं रह सकता। अगर आपने उसे वापस भिजवा दिया तो वो लोग शहरबानों को खत्म कर देंगे। खुदा के लिए इतनी बड़ी सजा मत दे। असजद जाकवान के सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते बोला था। असजद मगर असजद समेत सब ही जानते थे कि उनका सरदार मोहब्बत के मामले में बहुत ज्यादा संगदिल था।
असजद को अपनी इस गलती पर माफ़ी मिल पाना नामुमकिन सी बात थी। बिल्कुल ठीक फैसला है सरदार साईं का। इज्जतों से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम यही होना चाहिए। अपने आशिकों के साथ मुंह काला करके भागने वालियों को जिंदा जमीन में गाड़ देना है ही बाकी सबके लिए बेहतरीन सबक है। सफीना बेगम अंदर दाखिल होती अनायशा को देख महनाज बेगम के हवाले से उस पर तंज करने से बाज नहीं आई थी, जिन्होंने हवेली में यही मशहूर कर रखा था कि महनाज बेगम हवेली से भागने में मदद करने वाले उनके भाई नहीं बल्कि उनका कोई नाम नेहाद आशिक था। अनायशा ने हमेशा की तरह इस वक्त भी उनकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, मगर मेरे मुताबिक सरदार साईं का फैसला बिल्कुल गलत है, और ना ही मैं इस फैसले को तस्लीम करती हूँ। अनायशा सफीना बेगम और वहां मौजूद बाकी तमाम अफराद को इग्नोर करती ज़कवान जतोई के मुकाबिल आन खड़ी हुई थी। उसकी बात पर गुस्से से भंवरे ज़कवान ने उसे जिन सर्द वहशतनाक निगाहों से देखा था, अनायशा को अपना हल्क बैठता हुआ महसूस हुआ था। सरदारनी, आप अपने रूम में जाए। ज़कवान ने उसके इस गुस्ताखी के जवाब में बहुत मुश्किल से अपनी मुठ्ठियां भींचकर अपने आप पर जब्त कायम रखा। जरजान को अभी रूम में आकर बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब भाभी बहुत ही परेशानी में अंदर दाखिल हुई थी। क्या हुआ है भाभी? जरजान उनका सफेद पड़ता चेहरा देख बेड से उठकर उनके करीब गई थी। बहुत बुरी खबर है जरजान। भाभी नम आंखों से उसकी जानिब देखा था। तुम्हारे ससुराल वालों ने ये रिश्ता खत्म कर दिया है। अब कल तुम्हारी बारात नहीं आएगी। उनका यही कहना है कि इस खानदान में शादी नहीं कर सकती जो सरदार जाकवान जतोई के दुश्मनों में से है। भाभी का अंदाज बता रहा था कि बाहर इस वक्त किस कदर टेंशन का माहौल था। वो गुमसुम सी उन्हें देखे गई। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। सब लोग बहुत परेशान हैं। उनके इनकार करने की वजह चाहे जो भी हो, मगर यहाँ के लोग तो सिर्फ यही समझेंगे और मानेंगे कि शायद तुम में ही कोई नुक्स है जिसकी वजह से वो बारात एक दिन पहले शादी टूट गई। हमारे लोगों की जहालत ये है, अगर कल तुम्हारी बारात ना आई तो तुमने हमेशा के लिए इस दहलीज पर बैठे रह जाओगी। कोई तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। भाभी, ये अजीबोगरीब बातें जरजान का दिमाग उल्टा गई थी। वो यहाँ की रस्म रिवाज के बारे में जानती थी, इसीलिए यहाँ से जिद करके शहर पढ़ने चली गई थी, और ये भी नहीं जानती थी कि वो वापस उन्हीं में उलझ कर रह जाएगी जिस इंसान से इन सब से निकालने का वादा किए थे। वो तो उससे बिल्कुल बेपरवाह हो गया था। भाभी, ये सब क्या है? अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो ठीक है, नहीं होगी ये शादी। ना ही मैं ना ही मुझे किसी से शादी करनी है। आप प्लीज अम्मा और पापा साईं से कहती मेरी खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कल अगर मेरी बारात ना आई तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, मेरी भी नहीं होगी। जरजान उकताए हुए लहजे में बोलती, अपना सिंगार खराब करती ही वाली थी जब भाभी ने उसके हाथ थामे उसे ऐसा करने से रोक दिया। जरी पागल हो गई हो क्या? ये क्या ऑल फुल बोल रही हो? खुदा ना करे तुम्हें तुम्हारी उन लड़कियों जैसी जिंदगी गुजारनी पड़े। बिना किसी कसूर के लोगों के निश्तर जैसे इल्जामात सहना आसान नहीं है। बाबा साईं और तुम्हारे अद्दा साईं की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई हल जरूर निकल आएगा। भाभी उसे कुछ भी उल्टा सीधा करने और कहने से वार्न करती वहां से निकल गई थी। जरजान अभी वापस बेड पर आनी बैठी ही थी जब उसके मोबाइल पर मैसेज टून बजी थी। उसने अनजान नंबर देखकर नोटिफिकेशन किया था। कहा था ना, इतनी आसानी से किसी और का नहीं होने दूंगा। दिलशेर के मैसेज के साथ आई इमोजीज देख सरजान तड़प उठी थी। उसने उस नंबर पर कॉल मिलानी चाही, मगर अब वो नंबर बंद हो चुका था। तो ये सब दिलशेर ने किया है, मगर क्यों? जरजान के पास अभी भी इसके क्यों का जवाब नहीं था। सरदारनी, आप अपने कमरे में जाएं। जकवान ने उसकी इस गुस्ताखी के जवाब में बहुत मुश्किल से अपनी मिट्टियां भींची थी, अपने ऊपर जब्त किया। मैं क्यों रूम में जाऊं? इस हवेली की सरदारनी हूँ। दो लोगों की जिंदगियों का इतने अहम फैसले होने वाले हैं, उस पर एतराज उठाने का हक रखती हूँ। अनायशा अंदर से खौफ से लरजते कांपते दिल के साथ अपना लहजा मजबूत करते उसके सामने डटी रही थी। सरदारनी के इख्तियारात इतने ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सरदार के फैसले को चैलेंज कर सके। गुलनाज बेगम को अनायशा का यूं जकवान के सामने जाकर खड़ा होना बहुत गुस्सा दिला गया था।
क्या मुझे अपने शौहर से बात करने की इजाज़त है? ये सरदार होने के साथ साथ मेरे शौहर भी हैं। एक सरदार होने के नाते ना सही मगर एक बीवी होने के नाते मैं अपने शौहर से सवाल करने का हक रखती हूँ। अनायशा को गुलनाज बेगम का यूं बीच में मुदाखलत करना पसंद नहीं आया था। सरदार साईं, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनका तरीका गलत है मगर नीयत नहीं। वो दोनों सच्ची मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, इसलिए निकाह करने के इरादे से यहाँ आए हैं। अनायशा जकवान के सामने उन दोनों की मोहब्बत करने वालों की वकील बनी खड़ी उनका केस लड़ रही थी। असजद ने हकीकत भरी मशकूर नजर निगाहों से अपनी सरदारनी को देखा था, जो सिर्फ उन दोनों की मोहब्बत की खातिर सरदार जकवान जतुई के फैसले से टकरा गई थी, जो करने की जुर्रत आज तक कोई नहीं कर पाया था। ये ये यही समझ रही है कि हर बार की तरह इसकी ये गुस्ताखी भी माफ हो जाएगी। खौला को ये मंजर देखते सबसे ज्यादा मजा आ रहा था। मैं नहीं मानता किसी भी मोहब्बत को। असजद को मेरी सुनाई सजा माननी होगी। अगर उसने ऐसा ना किया तो उससे, मुझसे और इस हवेली से सारे ताल्लुक हमेशा के लिए टूट जाएंगे।